गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा, संसाधन के रूप में लोग, जिसके बारे में हमने कल जाना था भौतिक पूंजी एंड मानव पूंजी। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। आज इसी चैप्टर का टॉपिक है आपका पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टोरी पढ़ी थी विलास और शकल की, जिसमें विलास और शकल जो था वो अपनी लाइफ में पढ़ा था, आगे बढ़ा और उसको तरक्की मिली। लेकिन वही विलास जो था, वो जो उसकी माँ काम करती थी, उसने भी वही काम को चुना, क्योंकि उसके सामने परिस्थिति ऐसी थी कि वह आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाया और उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दिया था। और जो उसका माँ काम करती थी मछली पालन का, वही काम उसने भी अपना लिया था। ठीक है, तो इन लोगों के विभिन्न क्रियाकलापों से लगे हुए पुरुषों और महिलाओं के व्यावसायिक वितरण से आश्रय उस कार्यशील जनसंख्या से है जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए होते हैं। इन विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को हम तीन प्रमुख क्षेत्र में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि देखिए, बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को किसमें, तीन क्रियाओं में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आपकी क्रिया कौन सी है, आपकी प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं। तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं में कौन कौन से कार्य आते हैं। अब ये आपके क्वेश्चन ऐसे अक्सर बन जाते हैं कि आपकी जो है प्राथमिक क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं, तृतीय क्षेत्र में कौन से कारक आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कौन कौन सी गतिविधियां, यानी कि कौन कौन से आपके व्यवसाय, बहुत कौन कौन से आपके कार्य आते हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा प्राकृतिक संसाधनों के साथ संबंधित आपकी होती है। इसके अंतर्गत वानिकी, कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, डेयरी और मुर्गी पालन आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको पिक्चर्स में दिखाती हूँ। तो सबसे पहला है आपका, देखिए कौन सा, ये देखिए कृषि। ठीक है, ये किस में आएगा, आपका प्राथमिक कारक में। ओके, फिर आपका ये क्या है, ये है आपका पशुपालन। ठीक है, तो पशुओं को हम बहुत सारे पशुओं को पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, गाय का करते हैं, बैल को पालते हैं। ये आपका खनन के अंतर्गत आएगा। ये कार्य भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका प्राथमिक इसके अंदर। ये देखिए मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। फिर है आपका डेयरी तो आपने देखा होगा जहाँ से दूध वगैरह आता है, तो ये डेयरी है, ये वाला कार्य है। मुर्गी पालन है। ठीक है, तो ये सारे जो कार्य हैं, ये सारी जो गतिविधियाँ हैं, ये किसके अंतर्गत आती है, ये सारी गतिविधियाँ आती हैं आपकी प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं के अंतर्गत। ठीक है, अब द्वैतिक क्षेत्र की क्रियाएं क्या होती हैं। द्वैतिक क्षेत्र की क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु से परिवर्तित करता है। जाने कि कोई एक प्रकार की वस्तु है, उसको देकर वह दूसरी प्रकार की वस्तु से परिवर्तित कर लेगा। ये परिवर्तन मनुष्यों द्वारा किया जाता है। यानी किसके द्वारा, मनुष्यों में, मशीनों के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए हम मशीनों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, हम मशीनों को कुछ और देते हैं, मशीनें हमें बनाकर कुछ और देती हैं, तो इसके अंतर्गत भी निर्माण सम्मिलित होता है। ठीक, फिर है आपका तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं। तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, ये वे क्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक और द्वैतिक क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी कि जो लोग प्राथमिक और पहली और दूसरी क्षेत्र की जो सेवाएं प्रदान करते हैं, वे सेवाएं द्वितीय क्षेत्र के श्रमिकों को, कुशलताओं को बढ़ाता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, आपका व्यापार आएगा, परिवहन आएगा, संचार, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन सेवाएं आदि सम्मिलित की जाती हैं। इस क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव होता है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल प्रवर्धन करते हैं और आपके आर्थिक क्रियाओं को दो प्रकार की सेवाएं देती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले है आपकी बाजार की क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से कई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इससे सरकारी सेवाएं सहित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित होता है। दूसरा होती है आपकी बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रियाओं में जिनमें स्वभोग के लिए उत्पादन होता है, मतलब अपने उपभोग के लिए, जैसे कि जो ज़मीन है वो छोटी मात्रा में है, तो उसमें जो उत्पादन हुआ उसका आप अपना और अपने परिवार का भाई पेट पाल लेते हो, अपने लिए उत्पादन किया जाता है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण, अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ठीक है, इसके बाद में है आपका
ये आपके सारे उत्पादन हो गए। इसके बाद में बाजार क्रिया व गैर बाजार क्रियाओं में डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो जो बाजार क्रियाएं हैं उनमें इन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मान लीजिए एक बड़ी मात्रा में जमीन पे खेती की जाती है या फिर किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि आप पहले अपने लिए तो निकाल ही लोगे, बाकी का जो बचा हुआ है उससे आप व्यापार करोगे, ठीक है, उससे आप लाभ कमाओगे, उससे दूसरी जगह जाकर उसको बेच दोगे, ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, आपको लाभ होगा। यहीं पर गैर बाजार क्रियाएं क्या होती है, इन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य स्वभोग करना होता है, यानी कि जितना आपने उत्पादन किया है उसको खुद के लिए उपयोग करना है। दूसरा बाजार क्रियाएं क्या है, इन क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। भाई आप जब बड़ी मात्रा में किसी चीज़ का उत्पादन करोगे या फिर बड़ी कंपनी है उसमें बड़ी चीज़ में किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, है ना, किसी चीज़ को बना रहे हो, तो आप लोगों से काम कराओगे, अकेले तो कर नहीं लोगे, उसमें तो बहुत सारे लोग आपके काम करेंगे, तो आपको उस काम के लिए, काम करवाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, भाई वेतन देना पड़ेगा, उसको पारिश्रमिक भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे ही गैर समाज क्रियाओं में क्या होता है, इन क्रियाओं में अभिप्राय सुख भोग के लिए उत्पादन होता है। अब यहाँ पे तो छोटी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, छोटी मात्रा में कोई व्यवसाय किया जा रहा है, तो उसका कार्य तो हम खुद से ही कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें किसी और को पारिश्रमिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं, एक फर्म में श्रमिक द्वारा कार्य और शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना इसके उदाहरण हैं। जैसे कि जब अगर किसी फर्म यानी कि किसी कंपनी में जब हम किसी श्रमिक से कार्य कराएंगे या स्कूल में किसी शिक्षक से कार्य कराएंगे तो उस कार्य के बदले उसको हम पारिश्रमिक देंगे। लेकिन गैर बाजार क्रियाओं में क्या होगा कि प्राथमिक उत्पाद का उपभोग और प्रसंस्करण अचल संपत्तियों का स्वलेखा क्या होता है, वो खुद से ही होता है, खुद से ही उसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो बाकी का ये क्रियाकलाप है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर है आपका श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों में परिवार में पुरुषों और महिलाओं के मध्य श्रम का विभाजन होता है, यानी कि काम जो है बटा हुआ होता है। आमतौर पर पुरुष क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, महिलाएं अपने घर में दैनिक कार्य करती हैं। जैसे शकल की माँ शीला अपने बच्चों को देख रेख करती थी और खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, घर की साफ सफाई करती थी, और शकल के पिताजी बूटा खेतों में कार्य करते थे, उपज को बाजार में बेचते थे, परिवार के लिए धन कमाते थे। जैसे कि शीला के पालन पोषण के लिए सेवाएं प्रदान करती थी, उसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। क्यों, क्योंकि शीला भाई घर में रहती थी और घर का काम करती थी, इसलिए उसको कोई भी उसका जो काम वो करती थी उसका किसी भी तरीके का उसको पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। बूटा जो था वो धन कमाता था क्योंकि वह खेत में काम करता था और उससे जो भी वर्क आता था वो जाके बेचता था और उसके बदले उसको धन मिलता था, जिसे वह परिवार के पालन पोषण यानी कि राष्ट्रीय आय में यानी कि खर्च करता था। जबकि परिवार के लिए दी गई सेवाओं से बदले महिलाओं को कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसा आज भी है, क्योंकि जो महिलाएं घर में वर्क करती हैं और उनको क्या मिलता है, उनको कोई पारिश्रमिक मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर कोई पुरुष जो है वो बाहर अगर छोटा मोटा काम भी करता है तो वो उसको उसके बदले में पारिश्रमिक मिलता है और वह उसको खर्च करता है। तो महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान तब किया जाता है जब वे भी घर के बाहर जाकर बाजार में प्रवेश करती हैं, यानी कि वे भी घर के अलावा बाहर जाकर जब कोई कार्य करती हैं तब उनको पारिश्रमिक मिलता है। जिस प्रकार बिलास की माँ को मछलियाँ बेचकर मिलता था और वह उससे अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। महिलाओं की आय भी शिक्षा और कौशल के आधार पर पुरुषों की भांति निर्धारित की जाती है। शिक्षा क्या व्यक्ति के आर्थिक अवसरों के बेहतर में उपयोग करने की एक मदद करती है। इस तरह शिक्षा और कौशल बाजार में किस व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाएं जो होती हैं वो बहुत कम शिक्षित होती हैं, यानी कि बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, इसलिए उनको निम्न कौशल स्तर के काम मिलते हैं, यानी कि जो थोड़े से कम लेवल के होते हैं। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जो है कम पारिश्रमिक दिया जाता है, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी होती है तो इसलिए उनको छोटा मोटा काम दे दिया जाता है और उनको थोड़ा बहुत वेतन दे दिया जाता है। साथ ही अधिकांश महिलाएं प्राथमिक क्षेत्र वाले स्थान पर कार्य करती हैं, जहां नौकरी की असुरक्षा, कानूनी सुरक्षा की कमी, अनियमित रोजगार, निम्न
हाई होती है, यानी कि कुछ महिलाएं ऐसी जगह पे भी काम करती हैं जहाँ पे उनकी कोई सेफ्टी नहीं होती कि कब उनकी नौकरी आज है कल को चली जाए, या फिर उनके साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाए, छेड़छाड़ हो जाए, यानी कि कानूनी सुरक्षा की वहाँ पर कमी होती है, अनियमित रोजगार होते हैं और कम आय मिलती है। इस क्षेत्र में आपकी प्रसूति अवकाश, यानी कि इसका अगर मान लीजिए कोई महिला इस तरीके से इन क्षेत्रों में काम कर रही है और उस समय उसको प्रेगनेंसी वगैरह है तो उसको प्रसूति अवकाश भी नहीं मिल पाता है। शिशु देखभाल, अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी जो सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध नहीं होती हैं। जबकि उच्च शिक्षा, उच्च कौशल वाली जो महिलाएं होती हैं, जिनकी भाई जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, जो अच्छा काम कर रही होती हैं, अच्छी जॉब कर रही होती हैं, उनको क्या होता है, उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। तो संगठित क्षेत्र यानी कि शिक्षण और चिकित्सा महिलाओं में सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षित क्या करेगी महिलाओं को? उच्च शिक्षा, यानी कि जितना आप पढ़े लिखे होगे, जितना आप जो है शिक्षित होगे, उतना ही ज़्यादा लोग उससे आकर्षित होंगे और आप एक अपना नया जो है मुकाम बना सकते हो। तो इसके अतिरिक्त महिलाओं ने प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश कर लिया है, जिसमें आप वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। इससे आगे का मैं टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो सारे बच्चे इस चैप्टर को रीड करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और इस क्वेश्चन के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।